अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक बार ऑनेस्टली ऑब्जर्व कीजिए, क्या हर रिएक्शन आप कॉन्शियसली लेते हैं या कुछ रिएक्शंस अपने आप हो जाते हैं और बाद में आपको रिग्रेट होता है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है और इस सिस्टम को समझे बिना आप जितनी भी कोशिश करेंगे पैटर्न रिपीट होता रहेगा। ज्योतिष में बिहेवियर सीधे किसी एक ग्रह से नहीं आता, ये एक लेयर्ड मैकेनिज्म है जहां आपका मन, आपका डिसीजन और आपका एक्शन तीनों अलग अलग ग्रहों से आते हैं। मन को मून चलाता है, डिसीजन को मर्क्यूरी प्रोसेस करता है और एक्शन को मार्स एग्जीक्यूट करता है। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तो आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन जैसे ही इनका अलाइनमेंट टूटता है, बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। अब समझिए ये अलाइनमेंट टूटता कैसे है। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के फंक्शन को ओवरराइड करता है, मान लीजिए मार्स मर्क्यूरी पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ये इन्फ्लुएंस कंजंक्शन से हो सकता है, एस्पेक्ट से हो सकता है या साइन एक्सचेंज से। अब होता क्या है, मर्क्यूरी नॉर्मली सोचता है, एनालाइज करता है, लेकिन मार्स उस प्रोसेस को बाईपास कर देता है और डायरेक्ट एक्शन दे देता है। बिकॉज मार्स गिव्स अग्रेशन। इसका रिजल्ट आप बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। अब अगर यही कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस से जुड़ जाए तो इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। थर्ड हाउस आपके रिफ्लेक्स, रिस्पॉन्स टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। जब यहां मार्स जुड़ता है, रिएक्शन तेज हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है। अब दूसरा पैटर्न समझिए, जब राहु मून को इन्फ्लुएंस करता है, मून आपका माइंड है, राहु डिस्टॉर्शन देता है, इल्यूजन देता है। अगर राहु मून से जुड़ जाए तो आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप लूप में फंसे होते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस से जुड़ा हो तो इमोशनल रिएक्शन सडन हो जाते हैं, बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट सडन एक्शन और हैपनिंग्स। और अगर ये कॉम्बिनेशन 12th हाउस से जुड़ा हो तो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और सबकॉन्शियस फियर पैटर्न्स बनते हैं। अब तीसरा पैटर्न, जब राहु वीनस को इन्फ्लुएंस करता है। वीनस आपकी अट्रैक्शन और वैल्यू जजमेंट है। अगर यहां डिस्टॉर्शन आ जाए तो आप गलत चीज को वैल्यूएबल मान लेते हैं। राहु गिव्स दैट इल्यूजन। अगर ये 5th या 7th हाउस से जुड़ा हो तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप का पैटर्न शुरुआत से ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। 5th हाउस अट्रैक्शन और इनिशियल कनेक्शन दिखाता है, इसलिए यहाँ डिस्टॉर्शन होने पर व्यक्ति बार बार उसी टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसके लिए सही नहीं होते। और जब वही पैटर्न 7th हाउस से जुड़ता है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कमिटमेंट को दर्शाता है, तो वही गलत सिलेक्शन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इसलिए अलग अलग लोगों के साथ होने के बावजूद एक्सपीरियंस बार बार एक जैसा ही रहता है। आप जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी आप उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब सैटर्न को समझिए। सैटर्न रिस्ट्रिक्शन देता है। अगर ये मून को इन्फ्लुएंस करे तो इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, और अगर लग्ना से जुड़ जाए तो पर्सनालिटी कंट्रोल्ड हो जाती है। आप एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अंदर प्रेशर बिल्ड होता रहता है और एक पॉइंट पर सडन ब्रेकडाउन हो सकता है। अब सबसे क्रिटिकल सवाल, ये सब एक्टिवेट कब होता है? जब वही ग्रह आपकी दशा में एक्टिव हो या ट्रांजिट में आपके सेंसिटिव पॉइंट्स को ट्रिगर करे। नेटल चार्ट आपको पैटर्न देता है, दशा उस पैटर्न को एक्टिवेट करती है और ट्रांजिट उसे ट्रिगर करता है। अब इमेजिन कीजिए आपके नेटल चार्ट में मार्स मर्क्यूरी को कंट्रोल कर रहा है। दे मे बी इन कंजंक्ट, लेकिन मार्स इनएक्टिव है, मीनिंग डेटा ऑफ मार्स इज नॉट रनिंग एंड देयर इज मैलेफिक ट्रांजिट ऑफ मार्स। तो बिहेवियर मैनेजेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्स दशा में आता है, इंपल्सिव रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, और अगर उसी समय ट्रांजिट मार्स आपके 3rd हाउस को ट्रिगर करे, रिएक्शन स्पाइक्स और बढ़ जाते हैं। इसका मतलब बिहेवियर रैंडम नहीं है, ये टाइमिंग ड्रिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, लेकिन सीधे ग्रह को नहीं, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर मार्स इंपल्सिव बिहेवियर दे रहा है तो उसे दबाने की कोशिश काम नहीं करती,
क्योंकि मास की ऊर्जा रुकती नहीं है, उसे सही दिशा में चैनलाइज करना पड़ता है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रक्चर्ड काम और रिएक्शन को थोड़ा डिले करना। अगर राहु माइंड को डिस्टॉर्ट कर रहा है तो सबसे जरूरी है क्लैरिटी बिल्ड करना, क्योंकि राहु कंफ्यूजन बढ़ाता है। इसलिए थॉट्स को लिखना, सोचने की सीमा तय करना और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना जरूरी हो जाता है। अगर सैटर्न सप्रेस कर रहा है तो इमोशंस को अंदर दबा कर रखना समस्या बढ़ाता है। इसलिए कंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेशन जरूरी है, बोलना, लिखना या किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिलीज करना। और अगर वीनस गलत अट्रैक्शन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वैल्यू जजमेंट डिस्टॉर्ट हो गया है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्शियसली ये समझना पड़ता है कि क्या वास्तव में सही है और उसी बेसिस पर चॉइसेस बदलनी पड़ती हैं। अब एक सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर, अगर जुपिटर इन ग्रहों को एस्पेक्ट करे तो वही पैटर्न सॉफ्ट हो जाता है, जजमेंट इंप्रूव होती है। अगर ये जुपिटर नेटल चार्ट में फेवरेबल है तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है, और अगर ट्रांजिएंट में है तो टेम्परेरी करेक्शन विंडो मिलती है। अब फाइनल ट्रूथ, आपकी लाइफ रैंडम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, जहां स्पेसिफिक ग्रह, स्पेसिफिक भाव और स्पेसिफिक समय मिलकर आपके बिहेवियर को शेप करते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझते कि कौन सा ग्रह आपको कंट्रोल कर रहा है, आप सिम्टम्स फिक्स करते रहेंगे, कॉज नहीं। लेकिन जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाती है, उसी दिन कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाता है, इफ यू टेक करेक्ट एक्शन। अगर आपको ये डीप और लॉजिकल ब्रेकडाउन पावरफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही एडवांस्ड, प्रिसाइज और सिस्टम बेस्ड एस्ट्रोलॉजी के लिए ब्रह्मांड कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी को बिलीफ नहीं, सिस्टम की तरह डिकोड किया जाता है। धन्यवाद।